एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। वह हरीश था जो खून से लथपथ था और उसका सर मेरी गोद में था। मैं उसे बिल्कुल यकीन न कर पाने वाली नजरों से देख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरीश उठो, हरीश उठो, देखो मैं हूँ तुम्हारा राजू दोस्त। प्लीज मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक मत करो। भगवान के लिए उठ जाओ। मैं उसे पागलों की तरह उसे झकझोर रहा था। उसने एकदम से आंखें खोली तो मेरे अंदर भी जैसे जान सी दौड़ गई थी। उसने अपने होठों को हल्की सी हिलाकर मुंह में कुछ बड़बड़ाया, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने कान के होठों के बिल्कुल करीब लेकर गया। उसने हल्के से अपने होठों को दोबारा हिलाने की कोशिश की। जो बात उसने कही उसे सुनकर तो मैं अंदर तक हिलकर रह गया था। उसने बहुत ही टूटे फूटे शब्दों में मेरे कान में एक शब्द डाला था और मुझे लगा जैसे मैं एक बहुत ही अजीब ही दो राहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। इससे पहले कि मैं उसे कोई और जवाब देता, उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी और उसके होंठ बिल्कुल सूखे पड़ चुके थे। मैं जानता था अब ये आंखें दोबारा कभी नहीं खुलेगी। मैंने उसका सर अपने हाथों से झकझोर दिया था और जोर जोर से रोने लगा। जो भी था, हरीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसकी इस तरह की मौत पर मेरा दिल टूट कर रह गया था। मुझे लगा जैसे ये घाव कभी नहीं भरने वाला। इतने में वह लड़की भी छत से उतरकर आ गई थी और बिल्कुल खाली खाली नजरों से हरीश की लाश को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। उसके चेहरे के आसार देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह उसकी मौत से गम में है या खुश है। वह बस खामोश थी। फिर हर चीज स्लो मोशन में होने लगी। हरीश की मौत ने मुझे इस हद तक तोड़कर रख दिया था कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था आगे क्या होगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर लाद कर खुद आजाद होकर चला गया था। मैंने हरीश के घर वालों को फोन कर दिया था। उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि दूसरे शहर में रहता था और पत्नी बच्चों वाला था। उसके माँ बाप बचपन में ही देहांत हो गया था। एक भाई ही सहारा था और भाई भी जैसे टूट कर रह गया था क्योंकि हरीश बहुत लाडला लड़का था। उसके अंदर ख्वाब थे, ख्वाहिश थे, जिंदगी को जीने की लगन थी जो आग के हवाले अब कर दी गई थी। मैं भी उस लड़की की तरह बिल्कुल चुप से सारी कार्रवाई भुगत रहा था क्योंकि पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। एक रोड एक्सीडेंट था मगर फिर भी उन्होंने खोजबीन जांच पड़ताल करनी थी। जो इल्जाम हमने हरीश पर लगाया था और जो एफआईआर हमने हरीश के खिलाफ दर्ज करवाई थी उस पर भी पुलिस बार बार फ्लैट के चक्कर लगा रही थी। आखिरकार मुझे एफआईआर वापस लेनी पड़ी क्योंकि हरीश तो वैसे ही मर गया था और मैं जो गुस्से और जुनून की हालत में बार बार कह रहा था कि मैं अरे इसको अपने हाथों से मारूंगा। उसने उस लड़की के साथ किस तरह बुरा किया। अब मैं शायद अपने ही बात पर पछता रहा था क्योंकि हरीश वाकई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं उसे किसी सूरत भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरे दिल में गहरा मलाल उमड़ आया था। मैं नहीं जानता था ये घाव कब भरेगा। हरीश का भाई वापस जा चुका था क्योंकि उसकी जॉब थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। ये फ्लैट हरीश के नाम पर था। तभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो पाया था ये बेचना है या वैसे ही पड़ा रहने दे। मगर उसके भाई ने मुझे कहा था कि तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मैं अपने नौकरी के लिए एग्जाम दे चुका था, बस रिजल्ट आने का इंतजार था। मुझे अपने भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ा था और हरीश का फ्लैट मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था क्योंकि होटल के पैसे नहीं भर सकता था। और हरीश मुझे कह रहा था यार जब तेरा दोस्त है तो तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। तुम जब तक चाहे इस फ्लैट में बिना कुछ सोचे समझे रह सकते हो। और मैंने उसका धन्यवाद किया था। हरीश और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बेस्ट फ्रेंड थे। वह जरा मनचला टाइप लड़का था, लड़कियों के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला। जरा सा कोई लड़की हंसकर उससे बात कर लेती तो उसे उसके पीछे पड़ जाता। उसके कई बार कॉलेज में भी धुआंधार तरह की मोहब्बत हुई थी मगर ये मोहब्बत 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकती थी। मैं तो कभी भी उसकी मोहब्बत को सीरियसली नहीं लेता था। हर टाइम किताबी कीड़ा बना रहता था। मेरी जिंदगी का मकसद अपने इम्तिहान में टॉप करना था और रिकॉर्ड बनाना था। इसलिए मैंने कभी भी अपने इस मकसद में किसी लड़की को घुसने नहीं दिया था क्योंकि मैं जानता था कि लड़कियां जिंदगी का मकसद बदल कर रख देती हैं। इंसान अपने मुंहजोर जवानी की लपेट में ऐसे आता है, उन लड़कियों की वजह से हर चीज उलझ कर रह जाती है। इसलिए मैं लड़कियों से 200 फीट के फासले पर ही रहता था। और हरीश मुझे कहता था कि मेरी दुआ है एक बार जिंदगी में तुझे भी धुआंधार तरह की मोहब्बत हो जाए, ऐसी भी मोहब्बत के तुम्हारी काया पलट कर रख दे। और मैं कहता था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जितना बदनसीब नहीं हूँ। वह जैसे हर महीने किसी दूसरे पर मूसलाधार आशिक बन जाता था
और आज जब मैं अपने कमरे में बैठा और उसके बारे में सोच रहा था तो मेरे चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट थी। और फिर अचानक मेरे दिमाग में हरीश की आखिरी शब्द घुलने लगे थे और मेरी वे जख्मी सी मुस्कुराहट एक ऐसी आग में ढल गई जिसने मुझे अंदर बाहर से हिलाकर रख दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, चाहे वो मेरे मरे हुए दोस्त की आखिरी इच्छा ही क्यों ना हो। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल ने अटल फैसला कर लिया था। वह लड़की जिसका नाम रागिनी था अभी तक हरीश के फ्लैट में ही थी और न जाने हरीश के कमरे में बैठी किसका शोक मना रही थी। क्या हरीश के मौत का या अपनी जिंदगी की बर्बादी का? उसका मुजरिम उसके हाथों से सजा पाए बगैर ही अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैं भी अपने कमरे में बैठा हरीश के ख्यालों में गुम था कि एकदम चौंक गया। न जाने अब दरवाजे पर कौन था। मैंने अपनी स्लीपर पहनी और जैसे ही दरवाजा खोला बाहर पुलिस खड़ी थी और मैं एकदम से फिर से डर गया था। न जाने ये पुलिस मेरा पीछा कब छोड़ेगी, जिसे मैंने खुद ही अपने पीछे लगा लिया था। मैंने कहा, अब क्या समस्या है आपको? हम एफआईआर वापस ले चुके हैं और मेरा दोस्त मर चुका है। अब हमसे क्या चाहते हैं? मैं थोड़ी रूडली गुस्सा होकर बात किया था। वह इंस्पेक्टर अंदर तक खोजती हुई नजरों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, जब तक वह लड़की यहाँ पर रहेगी ये केस कभी खत्म नहीं होने वाला। मैंने कहा कि वह अपनी मर्जी से यहाँ पर है, वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। आप उससे क्या चाहते हैं? आप चाहते तो उससे अपने साथ लेकर जा सकते हैं, उसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं या उससे उसके घर तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। ना ही मैं जबरदस्ती करने का सोच भी सकता हूँ। इंस्पेक्टर कहने लगा। उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए थे पुलिस स्टेशन और मैं एकदम से चौंक गया। मेरे चेहरे पर एकदम परेशानी आ गई। मैंने कहा कि फिर आपने उनसे क्या कहा? इंस्पेक्टर ने कहा कि कहना क्या था? मैंने कहा कि वे लड़की हमारे पास है, सुरक्षित है और वे खुद ही आपके साथ नहीं जाना चाहती। मगर उसके घर वाले मान ही नहीं रहे थे। कह रहे थे हमें एक बार उससे मिलना है, वह उसे लेने के लिए आए हैं। मेरा माथा टनका था। मेरे दिल में न जाने एकदम से बहुत ज्यादा शक हो गया था। इतना बेचैनी कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था कि वे लड़की अपने घर चली जाएगी। आखिर वह उसके माँ बाप थे, उसे यूं छोड़ तो नहीं सकते थे। मैंने कहा कि आप उस लड़की से इजाजत ले लीजिए और उसे लेकर जाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इंस्पेक्टर एकदम अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट में गहराई से जांच पड़ताल करने लगा। मैंने उसे आंगन में बिठाया और कहा कि मैं उस लड़की को अभी बुलाकर लाता हूँ। वह लड़की उस कमरे में है। मैं उस कमरे में चल दिया जो कि हरीश का कमरा था। मैंने कल रात से उसे नहीं देखा था, ना ही उससे मिला था। बस अपने कमरे में बंद रहा और हरीश का शोक मनाता रहा। मैंने उस लड़की के दरवाजे पर जाकर दरवाजे को नॉक किया, मगर दरवाजा नहीं खुला और वह इंस्पेक्टर अभी तक मेरी तरफ देख रहा था। मैंने दोबारा से उसका दरवाजा बजाया। जब तीसरी बार भी दरवाजा ना खुला तो मैं एकदम से खुद ही वह दरवाजा खोल दिया, मगर अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कमरे के हर चीज बिखरी पड़ी थी और खिड़की खुली हुई थी। वह लड़की कमरे से गायब थी। एकदम से मेरी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। आखिर में इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था कि रात से अब तक मैंने उसकी खबर तक नहीं ली थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं एकदम से चेहरे पर घबराहट सजाए बाहर आया। इंस्पेक्टर भी अपनी जगह से उठ चुका था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ हो। मैंने कहा कि वह लड़की कमरे से गायब है और खिड़की खुली हुई है, शायद वह फरार हो चुकी है। और इंस्पेक्टर मेरी तरफ शक की नजरों से देखने लगा। कहने लगा, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को बाहर निकालो, क्योंकि अगर वह कहीं गुम हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम पर किडनैप का केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप बार बार उस लड़की का पूछ रहे हैं और आज उसे लेने भी आ रहे हैं। अगर वह लड़की ना मिली तो तुम्हारी खैर नहीं है। अपने खैर मना लेना। और मैं एकदम परेशान हो गया। मैं किस मुसीबत में फंस गया था? मेरे भविष्य के और वक्त पर मुझे इस तरह परेशानियों ने घेर लिया था। अगर मैं जरा सा भी पुलिस और कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो जाता तो मेरा करियर खराब हो जाना था, मेरी सालों की मेहनत खराब हो जाती। मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा, अगर मुझे पता होता वह कहाँ है तो मैं बता देता, और मुझे क्या जरूरत है उसे अगवा करने की? मैं तो उसका कुछ लगता भी नहीं हूँ। वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। इंस्पेक्टर कहने लगा, दोस्त तुम्हारा मर चुका है और अब तुम्हारा उस केस से लेना भी है और देना भी है। और अगर रात तक लड़की तुम्हारे फ्लैट में दोबारा ना आई तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। वह इंस्पेक्टर मुझे धमकी देकर चलता बना और मैं एकदम से अपने सोफे पर बैठकर अपने बाल नोचने लगा।
हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। हरीश के जाने का गम कुछ हल्का हुआ तो गहरी शक में मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। आखिर वह लड़की कहाँ जा सकती थी, जबकि वह खुद ही अपने घर नहीं जाना चाहती थी। कहीं उसने नदी नाले में कूदकर खुदकुशी तो नहीं कर ली। तभी इस ख्याल के आते ही मेरे अंदर बाहर आग सी जलने लगी थी। मैं जल्दी से फ्लैट से बाहर निकला। मुझे उस लड़की को ढूंढना था हर हाल में, मगर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? मुझे तो सिवाय उसके नाम के अलावा उसका कुछ पता भी नहीं था। मैं सारा दिन सड़कों पर फिरता रहा, हर बस स्टॉप पर गया, मुर्दा घर में पता किया, मगर वहां पर भी उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। शाम को अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। मैं अपने फ्लैट में वापस जाना नहीं चाहता था, मगर और कहाँ जाता? अगर मैं भाग जाता तो सारा शक मुझ पर आ जाता और मैं बुरी तरह से फंस जाता। इस केस में मेरे दिमाग ने अभी भी एक ही आइडिया था कि मुझे उस लड़की के घर वालों से खुद मिलना होगा। उन्हें बताना होगा कि वे लड़की मेरे पास नहीं है, बल्कि ना जाने वो कहाँ चली गई है। शायद वो मेरी बात का यकीन कर लेते। मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ तो किचन से खड़बड़ की आवाज आ रही थी। मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि फ्लैट में कौन आ सकता था मेरे अलावा। मगर जैसे ही मैंने किचन में झांक कर देखा तो मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई, क्योंकि वह लड़की किचन में बड़ी बेफिक्र होकर खड़ी शायद रात का खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर कोई फिक्र दिखाई नहीं दे रही थी। वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने काम में मगन थी, जैसे उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी गुजर रही हो और उसे कोई समस्या ना हो। मैंने एकदम से उसका जोर से बाजू पकड़ लिया था, अपनी तरफ खींचा तो छुरी उसके हाथ से दूर जाकर गिरी। न जाने मुझे इतना गुस्सा उस पर क्यों आ रहा था। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो कि मैं उसे इस तरह से बात करूंगा। मैंने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। सारा दिन मैं सड़कों पर तुम्हें ढूंढ रहा था और बस स्टॉप पर और कहाँ कहाँ न जाने तुम्हें पता कर चुका हूँ, मगर तुम कहीं नहीं थी। क्या बेहुदा मजाक है? कहने लगी कि मैं तो फ्लैट में ही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर निकली ही नहीं, बस जरा से किचन का सामान लेने ही गई थी बाहर, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। खाने को कुछ था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सामान ही ले आती हूँ, और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तो खाना बना कर देती हूँ, हर चीज रेडी है। मैंने उसे गौर से देखा। मैंने कहा कि तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हो? कहने लगी, और क्या करूं, मर जाऊं उस बुज़दिल इंसान की तरह जो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मर गया और सारी मुसीबत मेरे गले में डाल गया। मैंने कहा कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ और अब ये ठीक है कि इस मुसीबत से मिलकर जान छुड़ाएं। कहने लगी, क्या प्लान है तुम्हारे पास? मैंने कहा, क्या मतलब? आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आएंगे और तुम उनके साथ चली जाना। आखिरकार वो तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है जो तुम उनसे यूं डरी हुई हो और यहाँ पर बैठी हो। कहने लगी, वापस तो मैं नहीं जाऊंगी किसी भी कीमत पर। और मैं तो उसके शब्दों पर बड़ा अचंभा होकर उसे देखने लगा था और हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहने लगी, कहीं भी चली जाऊंगी, मगर घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जानते मेरे भाइयों को, वह तो मुझे मार देंगे। अपनी इज्जत के लिए वह लड़कियों को मारने में कोई बुराई ही नहीं समझते। मेरा होने वाला पति उससे भी ज्यादा इज्जत के नाम पर मर मिटने वाला था, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, इसलिए तुम फ्लैट छोड़कर भाग गई थी ना, क्योंकि पुलिस तुम्हें लेने आई थी। कहने लगी, मैं भाग कर नहीं गई थी, मैं तो कमरे के बने अलमारी में दुपक कर बैठ गई थी। खिड़की इसलिए खोल दी थी ताकि तुम्हें लगे मैं घर से भाग गई हूँ। मैं तो उसकी चालाकी पर हैरान था। मैंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ। कहने लगी, तुम हरीश के दोस्त हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और मैं तो हैरान रह गया उसकी नाइंसाफी पर। मैंने कहा, खबरदार जो अब यहाँ से हिलने की कोशिश की तो अभी पुलिस आएगी और तुम्हें लेकर जाएगी। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं खुद एक बेबस इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ भला? और वाकई मेरे सामने मेरा भविष्य था जो कि खतरे में था इस लड़की की वजह से। कहने लगी, ठीक है, आने दो पुलिस को और मेरे घर वालों को। मैं उनसे कह दूंगी कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर मेरा रेप किया है, अपने हवस का निशाना बनाया है। मैं तो अपने घर वालों के हाथों मरूंगी, मगर तुम्हें भी लेकर मरूंगी और तुम बचोगे नहीं। तुम्हारा अंजाम हरीश से भी ज्यादा दर्दनाक होगा, सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। इस तरह वो बड़े तैस में बोल रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी भी दर्द होने लगी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। कहने लगी, सोच लो, तुम्हारे पास वक्त कम है, क्योंकि मैं तो मरूंगी, तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगी। मैंने कहा, तुम चाहती क्या हो मुझसे? एक तो मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। कहने लगी कि एक तरीका है, हम दोनों की जान बच सकती है। मैंने कहा, क्या?
उससे पहले कि कुछ बोलती, डोरबेल की आवाज पर हम दोनों ही चौंक गए। मैं जानता था कि बाहर कौन खड़ा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर उस लड़की ने सचमुच उगल दिया कि मुझ पर इल्जाम लगा दिया तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगा। अगर एक दिन भी मुझे जेल काटनी पड़े तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। वे लड़की कहने लगी, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है सोचने के लिए। जेल जाना चाहते हो या मेरे साथ भागना चाहते हो? और मैं तो उसकी बात सुनकर बिल्कुल सुन सा रह गया था। वह किस तरह बेहुदा बातें कर रही थी और कैसी लड़की थी, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ही मजबूर समझ रहा था, मगर वह तो कुछ और ही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। कहने लगी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उसने जल्दी से मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि हरीश के कमरे की खिड़की से छलांग लगा लेते हैं। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने घर वालों के हाथ जिंदा नहीं बचूंगी। क्यों ना मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूं। कहने लगी कि साथ ही उसने मेरा हाथ थामा और जल्दी से हरीश के कमरे की तरफ भाग गई। मैं बिल्कुल डर गया था, क्योंकि पुलिस बार बार दरवाजा बजा रही थी। जैसे लग रहा था वे दरवाजा तोड़ देगी। पहले खिड़की से वह कूदी और ऐसा लग रहा था जैसे उसको कूदने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जैसे पहले से ही कूदने में एक्सपर्ट हो और बहादुर हो। उसके पीछे मैं भी कूद गया और हम लोग घर के दीवार छलांग कर बाहर आ गए। उसने जल्दी से एक टैक्सी रुकाई और हम दोनों उसमें सवार हो गए। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कितना बेवकूफ था। मुझे समस्याओं को फेस करने के बजाय फरार नहीं होना चाहिए था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उस लड़की के बातों में आ गया था। मेरी जिंदगी नॉर्मल से अब एकदम रोलर कोस्टर बन गई थी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और वह लड़की बेफिक्र से बाहर देख रही थी। मैं उसे देख रहा था। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था मैंने ये क्या कर दिया, मगर शायद अभी भी वक्त नहीं गुजरा था। मैं अपनी जेब से रखे मोबाइल को पुलिस को फोन कर सकता था। मैंने मोबाइल निकालना चाहा तो दोबारा से जेब में डाल लिया। न जाने मैं उस लड़की के हाथों क्यों कठपुतली बनकर रह गया था। मैंने कहा कि अब आगे क्या प्लान है? क्या किसी नहर में कूदना है या गाड़ी से कूदकर अपनी जान देनी है? वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैं तो उसकी आंखों को देखकर हैरान रह गया था। कितनी ढीठ लड़की थी, समझ में न आने वाली, अपनी बातों में रहने वाली। कहने लगी कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ और ना ही तुम्हें मारना चाहती हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हें बचाया है, क्योंकि तुम अगर मेरे घर वालों के हवाले मुझे कर देते तो वह सिर्फ मुझे ही लेकर नहीं जाते, तुम्हें भी साथ लेकर जाते, क्योंकि तुम मेरे परिवार वालों को नहीं जानते। मेरे परिवार के सब लोग ऐसे समझेंगे तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। मैं तुम्हारे साथ भाग गई हूँ। शादी के दिन वह हम दोनों को मार डालते। मैंने अपने साथ तुम्हारी भी जान बचाई है। मेरा धन्यवाद करो। मैं तो बिल्कुल डरी हुई नजरों से उसे देख रहा था, क्योंकि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भी एक कहानी थी। जब उसने मुझे बताया कि वे एक जमींदार की बेटी है, 5 भाइयों की इकलौती बहन है और यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आई थी, और हरीश उस पर अपना दिल हार बैठा था, उसे टूट कर मोहब्बत करने लगा था और वे हर हाल में उसे पाना चाहता था। वह लड़की हरीश को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि अगर उसके भाइयों को या उसके बाप को जरा सी भी भनक पड़ जाती कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है तो वह हरीश की जान ले लेते और उस लड़की को यानी रागनी को भी ना छोड़ते। वह पैसे वाले की बेटी थी और पैसे वाले तो बड़ी बेदर्द होते हैं। अपने घर की इज्जत के मामले में वह किसी को नहीं माफ करते। इससे पहले भी रागनी की बुआ किसी और लड़के को पसंद करने लगी थी और वह उस लड़के के साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। मेरे परिवार वाले उसे भूखे शेरों की तरह ढूंढते रहे। जब वे दोनों मिल गए तो उन दोनों को दर्दनाक मौत मिली। जिस दिन हरीश रागनी को पार्लर से उठा लाया था, रागनी को अंदाजा नहीं था कि रागनी का बॉयफ्रेंड क्या है। उससे बस उसे इश्क हो गया था। वह किसी भी कीमत पर रागनी को पाना चाहता था। अगर वह एक्सीडेंट में नहीं मरता तो भी बहुत जल्दी रागनी के घर वाले उसे ढूंढ लेते और उसे मार देते और रागनी भी साथ में मर जाती। मैं रागनी की बात सुन रहा था और मेरी जान जिस्म से निकलती जा रही थी। अब तो मैं हरीश पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था कि उसने क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है और खुद मौत को गले लगा लिया है। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया, मगर रागनी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम वाकई में बेकसूर हो और तुमने मेरी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैंने कहा कि हम जाएंगे कहाँ, जबकि तुम्हारे घर वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। वे किसी भी कीमत पर हमें ढूंढ लेंगे। कहने लगी, जब हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो हमें ढूंढेंगे कैसे? और मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। कहने लगी, मेरी एक दोस्त है,
हम उसके फ्लैट में जाकर रहेंगे और फ्लैट शहर से काफी दूर है, एक अनजान कस्बे में है। मेरे घर वाले इतने भी सुपर हीरो नहीं हैं कि वे हमें वहां ढूंढेंगे। हमें कुछ दिन वहां रहना होगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मैंने कहा मैं इस तरह छुपकर नहीं रह सकता, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरा एक कैरियर है जो अब बर्बाद हो जाएगा यूं छुपने से। कहने लगी तुम्हारे कैरियर को कुछ नहीं होगा। वह फ्लैट जिसमें तुम रहते हो ना, वह हरीश के नाम है और वह इंस्पेक्टर जहां पर तुमने एफआईआर दर्ज करवाई थी वह भी तुम्हारे नाम से नहीं है, हरीश के नाम से ही है। बस उसने तुम्हारी शक्ल देखी है, उसे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हाँ, सिर्फ उस फ्लैट के ओनर को पता है। तुम ऐसा करो, हरीश के भाई को अभी फोन करो, उसे कहो कि अगर पुलिस तुम्हारे बारे में कोई भी बात पूछे तो कह दो वह लड़का न जाने हरीश का कौन सा दोस्त था जो उसके साथ फ्लैट में रहता था और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को ना दे। अगर मेरे भाइयों से या मेरे घर वालों में से किसी ने तुम्हें देखा होता तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती थी, मगर अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम अपना करियर चालू रख सकते हो। अगर तुमने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आउट होने में अभी काफी समय है। जो भी था वे लड़की काफी ज्यादा शातिर और चालाक थी, क्योंकि वाकई इंस्पेक्टर के अलावा मुझे किसी ने नहीं देखा था कि मैं उस लड़की के साथ या हरीश के साथ था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर खींची। हरीश के भाई को फोन किया, उसे सारी बात बता दी। उसने कहा कि बेफिक्र हो जाओ, वैसे भी वो फ्लैट जल्दी बेचने वाला हूँ, तुम्हारा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मैंने एकदम सुख की सांस लिया था। मगर वे लड़की मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी जो मेरे साथ थी। जब तक वो मेरे साथ रहेगी मैं यूं ही मुश्किल में पड़ा रहूंगा। मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे यहीं उतार दो और तुम अपने दोस्त के फ्लैट में चली जाओ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाऊंगा। कुछ पल के लिए तो वह बिल्कुल चुप से मुझे देखने लगी, जैसे फैसला ना कर पाई हो कि मेरी इस बात का वह क्या जवाब दे। फिर कहने लगी कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तुम इस फ्लैट में रह सकते हो, तब तक हमें इस सिचुएशन का अंदाजा भी हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने जालिम भाइयों के या परिवार के नजरों में नहीं आऊंगी, इसी फ्लैट के अंदर पड़ी रहूंगी। जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाकई अब वे लोग हमारे खोज नहीं लगा सकते, तब तुम गांव चले जाना। अभी गांव जाओगे तो शायद कहीं न कहीं से वे तुम्हारा सुराग निकाल लेंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी खतरे में डाल देंगे। और मैं उसकी बात सुनकर झाग की तरह बैठ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसकी बात मानने के अलावा मुझसे कम पढ़ी लिखी थी, मगर उसका दिमाग मुझसे भी ज्यादा तेज था, क्योंकि मैं अब तक ऐसी सिचुएशन में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। टैक्सी सड़क पर दौड़ रही थी। मैं वाकई नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी अब कौन सा नया रूप लेने वाली है। मेरा आने वाला हर दिन चौंका देने वाला था। जब से वह लड़की मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी रोल गोर बनकर रह गई थी। ऊपर से हरीश की आखिरी इच्छा मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं एकदम से अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिए ताकि उस आवाज का रास्ता बंद कर सकूं जो बात उसने मुझसे आखिरी बार कही थी। रागिनी हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें कार्तिक? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस भयानक सपना था। न जाने कब मेरी आंखें खुलेगी और मैं फिर से नॉर्मल जिंदगी बिता सकूंगा। मगर मैं जानता था अब शायद मेरी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएगी। उस लड़की की संगत में जिसका नाम रागिनी था, उसे जल्दी से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर जो मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाली थी, इतनी अहम बात मैं चाहकर भी उससे बता नहीं सकता था। गाड़ी एक झटके से रुकी और सामने का मंजर देखकर हम दोनों चौंक गए। यूं लग रहा था जैसे हमारे सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे, क्योंकि सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, चारों तरफ से घिर चुके थे और हम एक दूसरे को यूं देखते रह गए थे जैसे अब आखिरी बार देख रहे हों, क्योंकि शायद हमारी जिंदगी की पतंग कटने वाली थी और हम उनके हत्थे चढ़ गए थे। लेकिन रागिनी ने एक बहुत बड़ी डील कर ली और पुलिस वाले को रिश्वत देकर हमने वह शहर छोड़ दिया और एक अनजान जगह पर जाकर रहने लगे। और हरीश ने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना और उससे शादी कर लेना। और फिर मैं रागिनी को बताया तो वह भी राजी हो गई और हम दोनों ने शादी की और मेरी नौकरी भी लग गई थी। तो हम दोनों खुशी खुशी नई जिंदगी व्यतीत करने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।